हेलो स्टूडेंट्स, अगर आपने हमारा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन पे क्लिक कीजिए लेटेस्ट वीडियो सबसे पहले देखने के लिए। वेलकम स्टूडेंट, अपनी कॉमर्स क्लास में हमारा जो टॉपिक है चल रहा है आज, दैट इज फाइनेंशियल स्टेटमेंट। हमने लास्ट वीडियो में बैलेंस शीट का फॉर्मेट समझा था। अब उस बैलेंस शीट में जितने भी आइटम्स आएंगे, अब हम उसमें जो नोट टू अकाउंट है उसके सब हेड और उसके नोट टू अकाउंट डिस्कस करेंगे। जैसा कि मैंने आपको लास्ट टाइम बताया था कि ये चैप्टर किस तरीके से आता है, इसमें बैलेंस शीट के फॉर्मेट बनवा सकते हैं और इंपॉर्टेंटली आपको कुछ आइटम दे दिए जाएंगे और आपको आइडेंटिफाई करना है कि उनका मेन हेड और उनका सब हेड क्या है। इसके लिए आपको पूरी बैलेंस शीट को अच्छे से एनालाइज करना ही होगा। तो सबसे पहले जो हमारी बैलेंस शीट का पार्ट होता है दैट इज इक्विटी एंड लायबिलिटी। इक्विटी मींस equity is the liability towards shareholder and is termed as shareholder fund. It includes share capital, reserve and surplus, and money received against share warrant. These three items consist in this. And the term liability means external liability of the company, that is liability toward outsider. एक कंपनी को जितना भी पैसा आउटसाइडर को चुकाना है दैट इज लायबिलिटी, और इक्विटी जो पैसा उसके ओनर को ही देना है कंपनी को, दैट इज इक्विटी। तो हम ये कह सकते हैं दिस इज इंटरनल और दिस इज एक्सटर्नल। एंड एक्सटर्नल लायबिलिटी further divided into two part, non-current liabilities and current liabilities, and these are two for the heads also, the main head। हमारा इक्विटी एंड लायबिलिटीज में जो सबसे पहला मेन हेड होता है बच्चों, वो होता है शेयर होल्डर फंड, और उसके तीन सब हेड होते हैं, शेयर कैपिटल, रिजर्व एंड सरप्लस एंड मनी रिसीव अगेंस्ट शेयर वारंट। शेयर कैपिटल, रिजर्व एंड सरप्लस एंड मनी रिसीव अगेंस्ट शेयर वारंट। शेयर कैपिटल मीन्स द अमाउंट रिसीव बाय अ कंपनी against share issued for subscription and also share issued other than cash। अगर एक कंपनी कैश के लिए शेयर इशू करती है या अदर देन कैश शेयर इशू करती है, ये दोनों का ही कॉम्बिनेशन टोटल आता है हमारे शेयर कैपिटल में। अब इसमें कुछ पार्ट हैं इसके जो हम नोट टू अकाउंट में दिखाते हैं, दैट इज ऑथराइज कैपिटल। एज वी हैव डिस्कस अर्लियर अबाउट ऑथराइज कैपिटल, दिस इज द नॉमिनल कैपिटल ऑफ द कंपनी, रजिस्टर्ड कैपिटल ऑफ द कंपनी। तो कंपनी जब बैलेंस शीट बनाएगी, उसमें जब नोट टू अकाउंट बनाएगी, तो उसमें शेयर कैपिटल के नोट टू अकाउंट में ये ऑथराइज कैपिटल आपको हर बार दिखाना है। उसमें आप बताएंगे कि कितने नंबर ऑफ शेयर से कंपनी ऑथराइज्ड है और कितने रुपए उसकी नॉमिनल वैल्यू है। इशूड कैपिटल, कंपनी ने कितनी कैपिटल पब्लिक में इशू करी है, एंड सब्सक्राइब कैपिटल, उसमें से कितने शेयर पब्लिक ने सब्सक्राइब किए हैं। तो उस नोट टू अकाउंट को देखकर आपको सारी इंफॉर्मेशन मिल जाएगी अबाउट शेयर कैपिटल। शेयर कैपिटल में कितनी ऑथराइज थी, उसमें से कितने इशू किए, कितने पब्लिक ने लिए, और कितने पेड अप हैं और कितने नॉट पेड अप हैं, मतलब लाइक सब्सक्राइब एंड फुल्ली पेड अप एंड सब्सक्राइब बट नॉट फुल्ली पेड अप। इन सब की इंफॉर्मेशन आपको शेयर कैपिटल के नोट टू अकाउंट को देखकर मिल जाएगी। ओके स्टूडेंट, बच्चों शेयर कैपिटल में अभी हमने इतने सारे पॉइंट जो डिस्कस करे कि नोट टू अकाउंट में हम क्या क्या दिखाते हैं। अपार्ट फ्रॉम दिस देयर आर सम मोर इंफॉर्मेशन जिसको आपको शेयर कैपिटल के नोट टू अकाउंट में दिखाना है अगर आपसे पूछा जाता है तो। जैसे शेयर अलॉटेड फॉर कंसिडरेशन अदर देन कैश, अगर कोई कंपनी अदर देन कैश शेयर इशू कर रही है, कॉल्स इन एरियर that are shown by way of deduction from the amount of subscribed capital। Suppose अगर आपसे पूछा जाता है हेड और नोट टू अकाउंट सब हेड कॉल्स इन एरियर का, तो आप उसे कैसे दिखाएंगे, क्या बताएंगे कि बैलेंस शीट में कहां दिखाया जाता है। तो आप कहेंगे शेयर होल्डर फंड के शेयर कैपिटल हेड में इसको हम सब्सक्राइब कैपिटल में डिडक्ट करके दिखाते हैं, माइनस करके दिखाते हैं, ये आप लिखेंगे आंसर में। एंड लास्ट
अमाउंट ऑफ फॉरफिटेड शेयर अकाउंट। अगर आपसे पूछा जाता है कि शेयर फॉरफिचर अकाउंट कहाँ आएगा, आपसे हेड और सब हेड पूछा जाएगा, तो उसका हेड और सब हेड भी यही होगा, शेयर होल्डर का फंड, शेयर होल्डर मेन हेड का शेयर कैपिटल हेड। हमारा सेकंड जो सब हेड है दैट इज रिजर्व एंड सरप्लस। शेयर होल्डर फंड का सेकंड वाला रिजर्व एंड सरप्लस। रिजर्व एंड सरप्लस इज शोन एज a single amount on the face of the balance sheet. Reserves, एक कंपनी बहुत सारे रिजर्व्स मेंटेन करती है। फर्स्ट ऑफ ऑल, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ रिजर्व? रिजर्व इज द अमाउंट सेट असाइड आउट ऑफ प्रॉफिट फॉर अननोन लायबिलिटीज। एक कंपनी अपनी अननोन लायबिलिटीज के लिए कुछ रिजर्व्स मेंटेन करती है। वो रिजर्व हो सकते हैं कैपिटल रिजर्व, कैपिटल रिडम्पशन रिजर्व, सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व, डिबेंचर रिडम्पशन रिजर्व, रिवैल्यूएशन रिजर्व, जनरल रिजर्व। सो देयर आर सो मेनी टाइप ऑफ रिजर्व। इसके बारे में हम 11th स्टैंडर्ड में भी स्टडी कर चुके हैं। तो एक कंपनी जो रिजर्व मेंटेन करती है उसको वो जो रिजर्व्स हैं उनको वो नोट टू अकाउंट में दिखाते हैं, और उनका जो फाइनल टोटल होता है अलॉन्ग विद सरप्लस उसको हम बैलेंस शीट के फेस में दिखाते हैं, एक सिंगल फिगर। तो बैलेंस शीट के फेस में रिजर्व एंड सरप्लस के सामने जो फिगर होती है दैट डिनोट कि उसमें सारे रिजर्व्स का टोटल है और सरप्लस का। अब अगर कोई ये जानना चाहता है कि कौन कौन से रिजर्व्स हैं, कंपनी कौन कौन से रिजर्व मेंटेन कर रही है, तो उसके लिए उसको क्या देखना होगा? उसको रिजर्व एंड सरप्लस का नोट टू अकाउंट देखना होगा। तो दैट्स व्हाई इट इज रिटन सरप्लस अंडर बैलेंस शीट फंड, डिटेल्स ऑफ रिजर्व एंड सरप्लस is shown in the note to accounts on reserve and surplus, and that is giving opening balance भी वहां होगा, कितना एडिशनल होगा है। अगर इस साल हमने कोई और रिजर्व मेंटेन किया है, उसमें कुछ एडिशन हुआ है, कुछ डिडक्शन हुआ है फॉर यूटिलाइजेशन ऑफ एनी रिजर्व, और उसका क्लोजिंग बैलेंस। ये सारी इंफॉर्मेशन आपको रिजर्व एंड सरप्लस के नोट टू अकाउंट में मिलेंगी। ठीक है, तो रिजर्व एंड सरप्लस का जो फाइनल टोटल हो जाएगा वो हम बैलेंस शीट में दिखा देंगे। जैसा कि मैंने अभी आपको बताया कि रिजर्व्स कौन कौन से होते हैं, तो सब हर कंपनी के रिजर्व्स अलग अलग मेंटेन करेगी। कुछ कॉमन रिजर्व्स होते हैं जो सभी कंपनी को मेंटेन करने होते हैं। तो किस कंपनी में कौन से रिजर्व्स हैं वो उसकी एक लिस्ट बनाकर नोट टू अकाउंट में दिखाएंगे। पहले उसका ओपनिंग बैलेंस लिखेंगे, फिर कोई एडिशन रिडक्शन है वो लिखेंगे, फिर उसका क्लोजिंग बैलेंस आ जाएगा, और उसके बाद फिर हम सरप्लस लिखेंगे। रिजर्व्स के बाद फिर सरप्लस। सरप्लस में भी यही होगा, पहले ओपनिंग बैलेंस अगर कोई है, फिर इस करंट ईयर का प्रॉफिट, फिर इस बार अगर आपने अपने प्रॉफिटों में से कुछ ट्रांसफर किया है तो माइनस, फिर उसका क्लोजिंग बैलेंस। ओके, तो ये फाइनल टोटल आप रिजर्व एंड सरप्लस में लिख देंगे। अब हमारा जो थर्ड पॉइंट है शेयर होल्डर फंड का, दैट इज मनी रिसीव अगेंस्ट शेयर वारंट। कंपनी ने जो मनी रिसीव करी है अगेंस्ट शेयर वारंट के नाम पर। शेयर वारंट गिव द होल्डर राइट टू एक्वायर्ड इक्विटी शेयर। शेयर वारंट जो होता है वो होल्डर को ये राइट देता है कि वो क्या एक्वायर्ड कर सकता है? इक्विटी शेयर्स एट अ स्पेसिफाइड डेट, एट अ स्पेसिफाइड रेट। एक सर्टेन टाइम पीरियड के बाद वो इन शेयर वारंट के बदले में कंपनी से इक्विटी शेयर ले सकता है। सो वी कैन से कि जो शेयर वारंट होते हैं ये हमारे एक फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट होते हैं, फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट विच विल बी कन्वर्टेड इनटू इक्विटी शेयर, जो कन्वर्ट हो जाते हैं इक्विटी शेयर्स में एट अ लेटर डेट और एट अ प्री डिटरमाइंड प्राइस। यस, हमारा बैलेंस शीट में लायबिलिटी साइड का जो सेकंड वाला मेन हेड है दैट इज शेयर एप्लीकेशन मनी पेंडिंग अलॉटमेंट। इसका कोई सब हेड नहीं है। शेयर एप्लीकेशन मनी पेंडिंग अलॉटमेंट इज अ लाइन आइटम इन बिटवीन शेयर होल्डर फंड एंड नॉन करंट लायबिलिटी। ये दोनों के बीच में आता है, शेयर होल्डर फंड के बाद और नॉन करंट लायबिलिटी से पहले। दैट अमाउंट रिसीव बाय द कंपनी टुवर्ड्स शेयर एप्लीकेशन एंड अगेंस्ट विच द कंपनी विल सर्टेनली अलॉट शेयर। दैट मीन्स ऐसा एप्लीकेशन मनी के समय ऐसा पैसा जो अलॉटमेंट पर यूटिलाइज होगा, मतलब जिनको हमने शेयर सर्टेनली दिए हैं उनका पैसा हम वापस नहीं करने वाले, क्योंकि अगर हम उसका पैसा वापस करने वाले होते
तो वो करंट लायबिलिटीज के हेड अदर करंट लायबिलिटीज में आता। तो एप्लीकेशन में रिसीव ऐसा पैसा, ऐसे शेयर होल्डर का पैसा जिनको हमने शेयर सर्टेनली दिए हैं, बट वो पैसा कहां यूटिलाइज होगा? अलॉटमेंट पर अभी अलॉटमेंट बैलेंस शीट तक अभी नहीं आई है, वो टाइम पीरियड अभी नहीं आया है। तो तब तक ये पैसा जो हमारे पास रिसीव हो चुका है, तो बैंक साइड हमारी बढ़ गई होगी, असेट साइड। तो लायबिलिटी साइड में उसे किस तरफ दिखाना है? उसे इस साइड में दिखाना है, शेयर एप्लीकेशन मनी पेंडिंग अलॉटमेंट, जिस पर अभी अलॉटमेंट पेंडिंग है हमारा। अब हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है दैट इज नॉन करंट लायबिलिटीज। बैलेंस शीट के 2 पॉइंट हमने डिस्कस कर लिए लायबिलिटी साइड के। जो थर्ड हमारा मेन हेड है दैट इज नॉन करंट लायबिलिटीज। नॉन करंट लायबिलिटीज के फर्दर 4 सब हेड होते हैं: लॉन्ग टर्म बोरोइंग, डेफर्ड टैक्स लायबिलिटी, अदर लॉन्ग टर्म लायबिलिटीज एंड लॉन्ग टर्म प्रोविजंस। अब हम 1 बाय 1 डिस्कस करते हैं। लॉन्ग टर्म बोरोइंग क्या है? बोरोइंग दैट मीन्स द अमाउंट टेकन एज अ लोन बाय द कंपनी। It may be by issue of debentures, loan from banks or any private lender, public deposit or any other nature. अगर हम इनमें से किसी भी तरीके से लोन ले रखा है, that is borrowing. But borrowings are classified when the loan is repayable by the company after 12 months from the date of balance sheet or आफ्टर द पीरियड ऑफ ऑपरेटिंग साइकिल। ऐसी बोरोइंग चाहे वो डिवेंचर इशू करके हो, बैंक से लोन लेकर हो, प्राइवेट लेंडर से हो या पब्लिक डिपॉजिट से हो या कोई भी अदर नेचर का लोन, अगर वो 12 महीने के बाद रिपेबल है या ऑपरेटिंग साइकिल के बाद, अगर आपका ऑपरेटिंग साइकिल 12 महीने से ज्यादा का है, तो आपका ऐसा बोरोइंग जो ऑपरेटिंग साइकिल के बाद रिपेबल है, ऐसे बोरोइंग कहलाएंगे लॉन्ग टर्म बोरोइंग, और वो किस में क्लासिफाई होंगे? नॉन करंट लायबिलिटीज में। तो जैसा कि हमने डिस्कस किया था, ये क्वेश्चन, इसका क्वेश्चन किस तरीके से आता है? आपको पूछा जाएगा डिबेंचर्स का आपको बताना है हेड और सब हेड, तो इसका हेड हो जाएगा नॉन करंट लायबिलिटीज और इसका सब हेड हो जाएगा लॉन्ग टर्म बोरोइंग। नॉन करंट लायबिलिटीज का जो सेकंड पार्ट है, सेकंड सब हेड है, दैट इज डेफर्ड टैक्स लायबिलिटी। ऑल्दो इसके बारे में कभी भी आपसे नहीं पूछा जाएगा एग्जाम में, बट इसकी प्लेसमेंट पूछी जा सकती है और इसकी प्लेसमेंट है नॉन करंट लायबिलिटीज। फिर भी हम इसके बारे में डिस्कस कर लेते हैं कि हमारी जो अकाउंटिंग इनकम होती है और जो टैक्सेबल इनकम होती है वो यूजुअली डिफरेंट ही होती है। एक बिजनेस एंटरप्राइजेस क्या करता है, अपनी जो अकाउंटिंग इनकम कैलकुलेट करता है और अपने P&L में जो आइटम नोट डाउन करता है, इनकम टैक्स अथॉरिटी के अकॉर्डिंग उसमें कुछ चेंजेस करने होते हैं। कुछ चीजें इनकम टैक्स के, कुछ आइटम्स इनकम टैक्स अथॉरिटी के अकॉर्डिंग एडमिसिबल नहीं होती हैं, तो वो दोबारा अपना P&L बनाना पड़ेगा अकॉर्डिंग टू इनकम टैक्स अथॉरिटी। तो बिजनेस की जो अकाउंटिंग इनकम है जो वो निकाल के बैठा है थ्रू P&L अकाउंट, और उसकी जो टैक्सेबल इनकम है, इन दोनों में डिफरेंस हो जाता है, विच इज टेम्पररी नेचर, दैट इनकम टैक्स ऑन द डिफरेंट अमाउंट इज टर्म्ड एज डेफर्ड टैक्स। तो हमारा जो इनकम टैक्स कैलकुलेट होता है वो होता है हमारी टैक्सेबल इनकम पर, जबकि हमने अभी तक निकाला है अकाउंटिंग इनकम पर। तो उनके बीच का जो डिफरेंस होता है, हमें जो एक्स्ट्रा टैक्स कैलकुलेट होके आता है हमारा, दैट एक्स्ट्रा टैक्स जो होता है दैट इज कॉल्ड, दैट इज टर्म्ड एज डेफर्ड टैक्स। जैसे कि मैंने बताया, ये आपसे इसका मीनिंग कभी नहीं पूछा जाएगा बोर्ड में, सिर्फ इसका प्लेसमेंट पूछा जाएगा। सेम वे अदर लॉन्ग टर्म लायबिलिटीज का भी आपसे सिर्फ प्लेसमेंट पूछा जाएगा, इसके बारे में भी नहीं पूछा जाएगा। सो लॉन्ग टर्म लायबिलिटीज अदर देन लॉन्ग टर्म बोरोइंग, ऐसी लॉन्ग टर्म लायबिलिटीज जो लॉन्ग टर्म बोरोइंग हेड में नहीं आती, दे आर क्लासिफाइड और शोन एज अदर लॉन्ग टर्म लायबिलिटी। हमारे कुछ लायबिलिटीज ऐसी होती हैं जो होती तो लॉन्ग टर्म है, पर उसे हम बोरोइंग हेड में नहीं लिख सकते। इसका बेस्ट एग्जांपल मैं आपको दे सकता हूं, हमारे ऐसे ट्रेड पेबल्स, हमारे ऐसे क्रेडिटर्स और बिल्स पेबल जो 12 महीने से ज्यादा टाइम के लिए रिपेबल हैं, तो हम उसे करंट लायबिलिटीज में नहीं लिख सकते और ये बोरोइंग हो नहीं सकता।
तो इसलिए हम इसको लिखते हैं अदर लॉन्ग टर्म लायबिलिटीज में। ओके, नॉन करंट लायबिलिटीज का सबसे लास्ट सब हेड है, दैट इज लॉन्ग टर्म प्रोविजन। लॉन्ग टर्म प्रोविजन that is the amount set aside out of profit for your unknown liabilities which cannot be determined with full of accuracy but estimates are made। तो हमारी liabilities के लिए जब हम कोई प्रोविजन बनाते हैं, अपना प्रॉफिटों में से कुछ अमाउंट अलग कर लेते हैं फॉर योर नोन लायबिलिटी, बट लायबिलिटी जिसका अमाउंट एक्यूरेसी के साथ डिसाइड नहीं किया जा सकता। अब लायबिलिटी हमारी लॉन्ग टर्म भी हो सकती है, शॉर्ट टर्म भी हो सकती है। द लायबिलिटी कैन बी लॉन्ग टर्म और शॉर्ट टर्म। सो लॉन्ग टर्म प्रोविजंस आर मेड फॉर लॉन्ग टर्म लायबिलिटी। तो अपनी लॉन्ग टर्म लायबिलिटीज के लिए अगर हम कोई प्रोविजन बनाते हैं तो वो प्रोविजन भी कौन सा बनेगा? लॉन्ग टर्म प्रोविजन बनेगा। इसके एग्जाम्पल्स हो सकते हैं प्रोविजन फॉर ग्रेचुटी, प्रोविजन फॉर प्रोविडेंट फंड, प्रोविजन फॉर अर्न लीव एक्सेट्रा। नेक्स्ट, लायबिलिटी साइड के हमने 3 हेड कंप्लीट कर लिए। दिस इज द फोर्थ मेन हेड, करंट लायबिलिटी। तो सबसे पहले हम बात करते हैं कि करंट लायबिलिटीज मींस क्या होता है। किसी भी एंटरप्राइजेस की ऐसी लायबिलिटीज विच आर पेबल विद इन 12 मंथ और फ्रॉम द डेट ऑफ बैलेंस शीट और विद इन द पीरियड ऑफ ऑपरेटिंग साइकिल। अगर हमारी ऑपरेटिंग साइकिल 12 मंथ से ज्यादा का है तो ऐसी लायबिलिटीज हमारी कहलाएंगी करंट लायबिलिटीज। हमने करंट लायबिलिटीज को फर्दर 4 सब हेड में डिवाइड किया है, शॉर्ट टर्म बोरोइंग, ट्रेड पेबल्स, अदर करंट लायबिलिटीज और शॉर्ट टर्म प्रोविजंस। शॉर्ट टर्म बोरोइंग्स, the borrowings of the company which are due for payment within 12 months from the date of balance sheet or within the period of operating cycle। ऐसे borrowings जो कंपनी ने लिए हैं और जिनका पेमेंट विद इन 12 मंथ में करना है बैलेंस शीट से या ऑपरेटिंग साइकिल में करना है, दैट इज कॉल्ड शॉर्ट टर्म बोरोइंग। इसके एग्जांपल्स हो सकते हैं लोन रीपेबल ऑन डिमांड, ऐसे लोन्स जिसको डिमांड पर पेमेंट करना होगा क्विकली। बैंक ओवरड्राफ्ट, फ्रीक्वेंट पूछा जाने वाला पॉइंट है बैंक ओवरड्राफ्ट। लोन फ्रॉम अदर पार्टीज, डिपॉजिट्स एंड अदर लोन एंड एडवांसेस। पर आपको याद रखना है ये टाइम पीरियड वाली बात कि ये रिपेबल होने हैं विद इन 12 मंथ। नेक्स्ट टॉपिक हमारा है बच्चों ट्रेड पेबल। वेरी कॉमन दैट टर्म है ये हमारे बिजनेस की। सो दिस टर्म ट्रेड पेबल इज द अमाउंट विच इज पेबल अगेंस्ट परचेज ऑफ गुड्स और सर्विसेज टेकन इन द नॉर्मल कोर्स ऑफ बिजनेस। एक बिजनेस या चाहे वो गुड्स बेच रहा हो, बनाकर सेल कर रहा हो या सर्विसेज प्रोवाइड कर रहा हो, उसके नॉर्मल कोर्स ऑफ बिजनेस में उसे कुछ गुड्स उधार खरीदना पड़ता है, ठीक है। तो ऐसे सारे जो लोन्स मतलब लाइक पेबल्स होते हैं, ऐसे सारे पेबल्स जो उसके नॉर्मल कोर्स ऑफ बिजनेस में अराइज होते हैं उसको हम बोलते हैं ट्रेड पेबल्स। इसमें इंक्लूड होते हैं मोस्टली सन्ड्री क्रेडिटर्स और बिल्स पेबल। जो हमारे नॉर्मल कोर्स ऑफ एक्शन में हमारे जो क्रेडिटर्स अराइज होते हैं गुड्स के लिए उन्हें हम बोलेंगे ट्रेड पेबल्स। सेम वे बिल्स पेबल बहुत कॉमन वर्ड है, बिल्स पेबल। जितने भी बिल्स पेबल होंगे एंटरप्राइजेस के, दे आर ऑल्सो ट्रीटेड एज ट्रेड पेबल्स। नाउ थर्ड सब हेड ऑफ करंट लायबिलिटीज विच इज अदर करंट लायबिलिटीज। सबसे ज्यादा पॉइंट्स बच्चों इसी हेड में है। अदर करंट लायबिलिटीज आर दोज लायबिलिटीज विच आर नॉट शॉर्ट टर्म बोरोइंग्स और ट्रेड पेबल्स। हमारे ऐसी करंट लायबिलिटीज जो ना तो शॉर्ट टर्म बोरोइंग है और ना ही ट्रेड पेबल्स हैं, जो इन दोनों हेड में नहीं दिखाई जा सकती, पर वो है करंट लायबिलिटीज, तो उसे हम सबको दिखाएंगे अदर करंट लायबिलिटीज में। अदर करंट लायबिलिटीज में दीज आर फॉलोइंग पॉइंट्स। इनमें से कोई भी पॉइंट अगर आता है तो आपको लिखना है हेड करंट लायबिलिटीज और सब हेड अदर करंट लायबिलिटीज। इसमें है करंट मैच्योरिटीज ऑफ लॉन्ग टर्म डेब्ट। तो बच्चों ये क्वेश्चन अराइज होता है कि सर करंट में ये लॉन्ग टर्म डेब्ट की क्या बात कर रहे हैं। लॉन्ग टर्म डेब्ट का वो पार्ट जो विद इन 12 मंथ में रिपेबल है। जैसे
अगर आपने कोई 10 लाख रुपए का लोन ले रखा है और जिसका एक पार्ट 1/4 पार्ट मतलब 2,50,000 आपको विद इन 12 मंथ में पे करना है, तो आपके जो 7,50,000 बचे, 7,50,000 का जो लोन है दैट इज रिटन इन नॉन करंट लायबिलिटीज के हेड लॉन्ग टर्म बोरोइंग में, पर उसके जो 2,50,000 हैं वो आपके बनेंगे करंट मैच्योरिटीज ऑफ लॉन्ग टर्म डेब्ट। आप उसे शॉर्ट टर्म बोरिंग में नहीं दिखा सकते क्योंकि बेसिकली ये लोन शॉर्ट टर्म बोरिंग नहीं था, बेसिकली ये लोन लॉन्ग टर्म था, पर उसका एक पार्ट मैच्योर हो गया तो वो करंट बन गया, इसलिए इसे बोलते हैं करंट मैच्योरिटीज ऑफ लॉन्ग टर्म डेब्ट। नेक्स्ट, इंटरेस्ट अक्रूड बट नॉट ड्यू ऑन बोरोइंग। हमारे जितने भी लोन्स होते हैं, चाहे वो डिवेंचर्स हो या बैंक लोन हो, अगर उस पर कुछ इंटरेस्ट अक्रूड हो गया है बैलेंस शीट की डेट तक, बट ड्यू नहीं है वो अभी पेमेंट करने के लिए, तो ऐसे इंटरेस्ट जितने भी अक्रूड होंगे वो हम लिखेंगे करंट लायबिलिटीज के हेड अदर करंट लायबिलिटीज में। हम इसे एग्जांपल से समझ सकते हैं कि हमारी बैलेंस शीट बनने की जो यूजुअली डेट होती है वो होती है 31 मार्च, और आपको एक इंटरेस्ट देना है जुलाई और आप दिसंबर में देते हैं, तो आपने लास्ट इंटरेस्ट दिया होगा दिसंबर में, और अगला इंटरेस्ट आप देंगे जुलाई में। तो जनवरी, फरवरी और मार्च ये जो 3 महीने हैं इसका इंटरेस्ट आपका अक्रूड तो हो गया पर वो अभी ड्यू नहीं हुआ क्योंकि पेमेंट की डेट अभी नहीं आई है, तो आप चाहकर भी ये इंटरेस्ट पे नहीं कर सकते, तो ये कहलाएगा इंटरेस्ट अक्रूड बट नॉट ड्यू ऑन बोरोइंग। नेक्स्ट है इंटरेस्ट अक्रूड एंड ड्यू ऑन बोरोइंग। अब आपका इंटरेस्ट अक्रूड भी हो गया, पेमेंट करने के लिए ड्यू भी हो गया, बट आप उसे स्टिल पे नहीं कर पाए। अब आप इंटरेस्ट देते हैं अक्टूबर और मार्च में, तो लास्ट इंटरेस्ट आपने अक्टूबर में दे दिया, फिर अक्टूबर से लेकर मार्च तक का आपका इंटरेस्ट अक्रूड हो गया और मार्च में ही आपको पे भी करना था तो वो ड्यू भी हो गया, बट आपने उसे अभी तक पे नहीं किया, तो ये कहलाएगा इंटरेस्ट अक्रूड एंड ड्यू ऑन बोरोइंग। आपकी जितनी भी अनअक्रूड इनकम है लाइक इंटरेस्ट रिसीव इन एडवांस, अगर आपने इंटरेस्ट कोई एडवांस में रिसीव कर लिया दैट इज कॉल्ड योर अदर करंट लायबिलिटीज। अनपेड डिविडेंड, कॉल्स इन एडवांस, अगर अलॉटमेंट के समय अगर किसी शेयर होल्डर ने फर्स्ट कॉल और सेकंड कॉल का पैसा एडवांस में भेज दिया दैट इज कॉल्ड कॉल्स इन एडवांस, दैट इज ऑल्सो योर लायबिलिटी। जब तक उसका अकाउंट क्लोज नहीं होता तब तक उसे हम अदर करंट लायबिलिटीज में दिखाएंगे। बहुत फ्रीक्वेंट पूछे जाने वाला क्वेश्चन पॉइंट है ये, आपसे पूछा जाएगा कि कॉल्स इन एडवांस का प्लेसमेंट बताइए, तो वो हो जाएगा करंट लायबिलिटीज के सब हेड अदर करंट लायबिलिटीज में। फिर आपके ऐसे मैच्योर डिपॉजिट्स और डिबेंचर्स जो अभी अनपेड हैं, आई एम रिपीटिंग, मैच्योर्ड का मतलब होता है जिनकी पेमेंट की डेट आ गई है, आपको उन्हें पेमेंट करना है बट एनी हाउ आपने उन्हें पे नहीं किया, अनपेड, बोथ डिपॉजिट्स एज वेल डिबेंचर्स, एंड इंटरेस्ट अक्रूड देयर ऑन, और उस पर इंटरेस्ट भी अक्रूड हो गया है। ये सारा अमाउंट अगर आपने अभी तक नहीं पे किया दैट इज अनपेड, तो वो भी आएगा हमारा करंट लायबिलिटीज के अदर करंट लायबिलिटीज में। ये स्टूडेंट्स, हमारे जितने भी आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस होते हैं दैट इज ऑल्सो कम्स अंडर करंट लायबिलिटीज के हेड अदर करंट लायबिलिटीज में। लास्ट हमारा करंट लायबिलिटीज का सब हेड है दैट इज शॉर्ट टर्म प्रोविजन। हमें प्रोविजन के बारे में समझ गए। प्रोविजन इज द अमाउंट सेट असाइड आउट ऑफ प्रॉफिट फॉर नॉन लायबिलिटीज, जिसका अमाउंट हम एक्यूरेसी से डिसाइड नहीं कर सकते बट एस्टिमेट करते हैं। अब हमारी जो लायबिलिटीज होती हैं वो शॉर्ट टर्म भी होती हैं और लॉन्ग टर्म भी होती हैं। सो शॉर्ट टर्म प्रोविजन आर द प्रोविजन फॉर दोज लायबिलिटी विच आर लाइकली टू बी पेड विद इन 12 months फ्रॉम द डेट ऑफ बैलेंस शीट और विद इन द ऑपरेटिंग साइकिल। हमारी ऐसी लायबिलिटीज जो विद इन 12 months फ्रॉम द बैलेंस शीट पेबल हैं या विद इन द ऑपरेटिंग साइकिल पेबल हैं, ऐसी लायबिलिटीज के लिए अगर हम कोई प्रोविजन करते हैं तो ऐसे प्रोविजन हमारे कहलाएंगे शॉर्ट टर्म प्रोविजंस। इनके एग्जांपल्स हो सकते हैं प्रोविजन फॉर एम्प्लॉइज बेनिफिट, प्रोविजन फॉर एक्सपेंसेस, प्रोविजन फॉर टैक्स।
ऐसे लाइबिलिटीज के लिए प्रोविजन करना शॉर्ट टर्म प्रोविजन कहलाएगा। ओके, अब नेक्स्ट हम करेंगे नोट टू अकाउंट, सीखेंगे नॉन करंट एसेट्स और करंट एसेट्स। नेक्स्ट हमारा एसेट साइड आता है नॉन करंट एसेट्स। हमने लाइबिलिटी कंप्लीट किया, एसेट साइड के दो पार्ट होंगे, नॉन करंट एसेट्स और करंट एसेट्स। तो पहला पार्ट है हमारा नॉन करंट एसेट्स। नॉन करंट एसेट्स में टोटल 5 सब हेड हैं, वन बाय वन हम डिस्कस करेंगे। पहला फिक्स एसेट्स। हर बिजनेस में फिक्स एसेट्स होती हैं, एसेट्स विच आर नॉट फॉर रीसेल, एसेट विच हेल्प, जो आपको हेल्प करती हैं बिजनेस के ऑपरेशंस में। बिजनेस को चलाने के लिए हर बिजनेस में कुछ ना कुछ फिक्स एसेट्स होती हैं। हमने इसको 4 पार्ट में डिवाइड किया, टेंजिबल एसेट्स, इंटेंजिबल एसेट्स, कैपिटल वर्क इन प्रोग्रेस और इंटेंजिबल एसेट्स अंडर डेवलपमेंट। पहला टेंजिबल एसेट्स। टेंजिबल एसेट्स आर those assets which can seen and touch. These are plant, machinery, building. These are tangible assets. Intangible assets, goodwill, patent, trademark, copyright, ये हमारी सारी intangible assets हैं। Next, capital work in progress. Capital work in progress में अगर बिजनेस अपनी फिक्स एसेट्स को अपने यहां बनवा रहा है, सपोज अगर वो अपना ऑफिस कंस्ट्रक्ट करा रहा है या अपने यहां फर्नीचर को बनवा रहा है, खरीद नहीं रहा, खरीदा नहीं, उसने बनवाया है, तो उस पर अब तक कितना पैसा हमने खर्च कर दिया, जो उसकी वैल्यू होगी, दैट कम्स अंडर कैपिटल वर्क इन प्रोग्रेस। एंड नेक्स्ट इंटेंजिबल एसेट्स अंडर डेवलपमेंट। दैट मीन्स अगर हमारी कोई इंटेंजिबल एसेट जो अभी अंडर डेवलपमेंट है, अगर उस पर अभी कुछ काम होना बाकी है, अभी वो पूरी हमारे पास नहीं बनी, हमारी एसेट नहीं बनी है, लाइक कोई हमारा पेटेंट है या कोई वेबसाइट बन रही है हमारी, या कोई सॉफ्टवेयर बन रहा है हमारे लिए, उस पर हमने कुछ पैसा स्पेंड कर दिया है, तो वो पैसा यहां दिखाया जाएगा इंटेंजिबल एसेट्स अंडर डेवलपमेंट में। स्टूडेंट्स, मैं दोबारा बताना चाहूंगा कि ये दोनों का ट्रीटमेंट हमें नहीं करना, हमारे कोर्स में इन दोनों का ट्रीटमेंट नहीं है, बस इसका प्लेसमेंट पूछा जा सकता है, तो आप इसका प्लेसमेंट बता सकते हैं नॉन करंट एसेट्स के पार्ट फिक्स एसेट्स में आएगा। ओके, नेक्स्ट दूसरा हमारा हेड है फिक्स एसेट्स के बाद नॉन करंट इन्वेस्टमेंट। नॉन करंट इन्वेस्टमेंट्स आर इन्वेस्टमेंट विच आर हेल्ड नॉट विद द पर्पस टू रीसेल बट टू रिटेन दैम। हमारे नॉन करंट इन्वेस्टमेंट ऐसे इन्वेस्टमेंट होते हैं जो हमने अपने पास रिटेन करने के लिए रखे हैं, ना कि उसे सेल करने के लिए फॉर द लॉन्ग टर्म। ये इन्वेस्टमेंट हो सकते हैं अगर हमने किसी प्रॉपर्टी में इन्वेस्ट किया है, अगर हमने किसी कंपनी के इक्विटी प्रेफरेंस शेयर्स में इन्वेस्ट किया है, अगर हमने किसी गवर्नमेंट सिक्योरिटी या ट्रस्ट सिक्योरिटी को खरीदा है, किसी कंपनी के डिवेंचर्स या बॉन्ड्स खरीदे हैं, एंड लास्ट इन्वेस्टमेंट इन म्यूचुअल फंड्स। बट इन सबको खरीदने के पीछे हमारा पर्पस उनको रिटेन करना है हमारे पास फॉर द लॉन्ग टाइम, नॉट फॉर रीसेल। दैट्स कॉल्ड नॉन करंट इन्वेस्टमेंट। नॉन करंट एसेट्स का अगला पार्ट है डेफर्ड टैक्स एसेट्स। डेफर्ड टैक्स लायबिलिटी हमने लायबिलिटी पार्ट में पढ़ा था। डेफर्ड टैक्स होता है कि अगर हमने टैक्स ज्यादा कैलकुलेट कर रखा है एक्चुअल टैक्स से, और ऐसा कब होगा कि जब हमारी अकाउंटिंग इनकम हमारी टैक्सेबल इनकम से ज्यादा आ रही होगी। हमने अपनी अकाउंटिंग इनकम के अकॉर्डिंग अपना टैक्स कैलकुलेट कर रखा है, जबकि टैक्सेबल इनकम के अकॉर्डिंग हमारा टैक्स कम होना चाहिए। तो ऐसा जो टैक्स हमने ज्यादा जमा कर रखा है, दैट इज योर डेफर्ड टैक्स एसेट्स। फिर आता है लॉन्ग टर्म लोन एंड एडवांसेस। कंपनी के द्वारा, कंपनी के थ्रू दिए गए ऐसे लोन, ऐसे एडवांसेस जो कब रिसीव होंगे, कब रिकवर होंगे, आफ्टर 12 मंथ और आफ्टर द ऑपरेटिंग साइकिल वो रिकवर होंगे। हमारे लोन जो हमने दे रखे हैं या जो एडवांस हमने दे रखे हैं आफ्टर 12 मंथ, और अगर हमारा ऑपरेटिंग साइकिल 12 महीने से ज्यादा का है तो ऑपरेटिंग साइकिल के बाद। इसमें 3 पॉइंट हमारे आते हैं, दैट इज कैपिटल एडवांस, सिक्योरिटी डिपॉजिट्स एंड अदर लोन एडवांसेस। कैपिटल एडवांस, अगर कंपनी ने
किसी फिक्स एसेट्स को खरीदने के लिए कोई एडवांस दे रखा है, तो ऐसा एडवांस यहां दिखाया जाएगा, और वो फिक्स एसेट्स अभी हमारे पास नहीं आई है। स्टूडेंट्स, अगर हमने गुड्स खरीदने के लिए कोई एडवांस दिया है, दैट इज नॉट योर लॉन्ग टर्म लोन एडवांसेस। अगर ऐसा कोई एडवांस अगर आपने अपने सप्लायर को दिया है, वो यहां नहीं आएगा, वो आएगा अपना शॉर्ट टर्म लोन एडवांसेस में। यहां पर आएगा एसेट्स के लिए दिया गया एडवांस। सिक्योरिटी डिपॉजिट्स, अगर कंपनी ने कुछ पैसा कहीं डिपॉजिट करा रखा है, जैसे स्टूडेंट्स अगर हम कहीं डिपॉजिट करते हैं, जैसे लाइक पहले ऐसा होता था कि अगर आप BSNL से फोन लेंगे, अपने यहां उसका नंबर लेंगे, तो इसके लिए आपको कुछ पैसा वहां डिपॉजिट कराना होगा, और जब आप ये फोन खत्म कराएंगे, मतलब फोन का कनेक्शन कटवाएंगे, तब वो पैसा आपको वापस मिलेगा। अब ये ऑब्वियस है लॉन्ग टर्म रहेगा ये पैसा, तो दैट्स कॉल्ड सिक्योरिटी डिपॉजिट। अदर लोन एडवांसेस, इसके अलावा ऐसा कोई भी लोन एडवांस जो कंपनी ने दिया है जिसकी रिकवरी आपकी मोर देन 12 मंथ में होनी है, दैट इज ऑल्सो कॉल्ड अदर लोन एडवांसेस। यूजली हम एम्प्लॉइज को और सप्लायर को जो भी लोन देते हैं वो हमारा शॉर्ट टर्म होगा, पर अगर अपने एम्प्लॉय को ऐसा कोई लोन दिया है जिसकी रिकवरी हमारी 12 महीने से बाद होनी है, दैट ऑल्सो कम्स अदर लोन एडवांसेस में। फिर आता है हमारा अदर नॉन करंट एसेट्स। ऑल अदर नॉन करंट एसेट दैट डू नॉट फॉल इनटू एनी ऑफ द अबव क्लासिफिकेशन आर क्लासिफाइड और शोन एज देयर नॉन करंट एसेट्स। स्टूडेंट, अगर कोई एसेट जो कि नॉन करंट एसेट्स हैं, बट अभी हमने जितने पॉइंट्स पढ़े, अगर वो किसी में भी फॉल नहीं होगी, किसी में नहीं दिखाई जाएगी, तो उसका हेड है अदर नॉन करंट एसेट्स। इसका एग्जांपल हो सकता है कि हमारे ऐसे ट्रेड रिसीवेबल्स, डेटर्स और BR जिनसे पैसा हमें 12 महीने के बाद मिलने वाला है। यूजुअली ऐसा नहीं होता, हमारे डेटर्स और BR से पैसा हमें विदिन 2-3 मंथ मिल जाता है, तो वो हमारा करंट एसेट्स का पार्ट होते हैं। बट ऐसा कोई ट्रेड रिसीवेबल है तो उसे हम अदर नॉन करंट एसेट्स में दिखाएंगे। करंट एसेट्स हमारा एसेट्स का दूसरा पार्ट है। नॉन करंट एसेट्स हमने कंप्लीट कर लिया। करंट एसेट्स में 6 सब हेड हैं, उसमें से सबसे पहला सब हेड है हमारा करंट इन्वेस्टमेंट। करंट इन्वेस्टमेंट आर दोज इन्वेस्टमेंट विच आर हेल्ड टू बी कन्वर्टेड इनटू कैश विद इन अ शॉर्ट पीरियड। जैसे अभी हमने पढ़ा था नॉन करंट इन्वेस्टमेंट, उसकी डेफिनेशन में क्लियर लिखा हुआ था द इन्वेस्टमेंट विच आर नॉट फॉर रीसेल। ठीक है, उसको हम रिटेन करने के लिए करते हैं इन्वेस्ट, और ये इन्वेस्ट करते हैं उसको जल्दी से जल्दी कन्वर्ट करने के लिए कैश में। हमारे इन्वेस्टमेंट वही हैं, बट सिर्फ ऑब्जेक्ट का फर्क है। अगर हमारा ऑब्जेक्ट रिटेन करने का है तो नॉन करंट इन्वेस्टमेंट, और अगर रीसेल करने का है तो करंट इन्वेस्टमेंट। इसमें आते हैं इन्वेस्टमेंट इन इक्विटी, इन्वेस्टमेंट इन प्रेफरेंस शेयर, इन्वेस्टमेंट इन गवर्नमेंट सिक्योरिटीज, और इन्वेस्टमेंट इन डिबेंचर्स, बॉन्ड्स और म्यूचुअल फंड। नेक्स्ट, इन्वेंट्रीज। इन्वेंट्रीज का मतलब होता है अनसोल्ड गुड्स। हमारा गुड्स एट द ईयर एंड जो बच गया है उसको हम बोलेंगे इन्वेंट्रीज। अब हमें देखना होगा कि हमारी कंसर्न क्या है। हमारा कंसर्न एंटरप्राइजेस, अगर ट्रेडिंग कंसर्न है तो हमारे पास केवल एक ही टाइप का क्लोजिंग स्टॉक होगा, विच इज स्टॉक इन ट्रेड। बट अगर हमारी मैन्युफैक्चरिंग कंसर्न है, हम चीजें बनाकर बेचते हैं, तो हमारे पास जो स्टॉक होगा, जो अनसोल्ड गुड्स होगा, उसमें वो रॉ मटेरियल भी होगा, वर्क इन प्रोग्रेस का भी होगा, और कुछ फिनिश्ड गुड्स भी होगा। Along with these 3 items, stores and spares and loose tools also included in inventories. और ये frequent पूछा जाने वाला पॉइंट है, stores and spares and loose tools, क्योंकि ये तो easily याद रह सकते हैं क्योंकि वो रिसेंबल कर रहे हैं हमारे इन्वेंट्रीज को। बट these 2 points, इसको भी कंपनी एक्ट 2013 के अकॉर्डिंग इन्वेंट्रीज के अंडर में रखा हुआ है, स्टोर्स एंड स्पेयर्स और लूज टूल्स। हमारा थर्ड करंट एसेट्स है ट्रेड रिसीवेबल्स। वेरी फ्रीक्वेंट यूज होने वाला वर्ड है। हमारे नॉर्मल कोर्स ऑफ एक्शन में हमारे जो डेटर्स बनते हैं
हमारे जो BR होते हैं दैट कम्स अंडर ट्रेड रिसीवेबल्स, पर विद इन रिसीवेबल 12 मंथ। ओके, तो ये हमारा अब नेक्स्ट है। नाउ द नेक्स्ट पॉइंट, करंट एसेट्स का जो अगला पॉइंट है हमारा, फोर्थ पॉइंट है, दैट इज कैश एंड कैश इक्विवेलेंट। एक कंपनी के पास कैश और कैश जैसे जितने आइटम्स होंगे वो इस हेड में आएंगे। इसके अंदर आता है बैलेंस विद बैंक्स, चेक ड्राफ्ट ऑन हैंड, हमारे पास कितने चेक्स ऑन हैंड हैं जो अभी जमा नहीं हुए, कितने ड्राफ्ट्स हैं, फिर कैश इन हैंड, अदर्स, बैलेंस विद बैंक और बैंक डिपॉजिट्स। अगर हमारे पास बैंक में कुछ डिपॉजिट्स हैं तो वो जो विद इन हम निकाल सकते हैं ऑन डिमांड पर ही तुरंत, तो इसको हम कैश एंड कैश इक्विवेलेंट में रखेंगे। नेक्स्ट, शॉर्ट टर्म लोन एडवांसेस, जैसे कि हम लॉन्ग टर्म लोन एडवांस पढ़ चुके हैं। शॉर्ट टर्म लोन एडवांसेस आर दोज लोन एडवांसेस विच आर एक्सपेक्टेड टू बी रियलाइज्ड विद इन 12 मंथ और विद इन द ऑपरेटिंग साइकिल। लास्ट, अदर करंट एसेट्स, ऑल अदर करंट एसेट दैट डू नॉट फॉल इन एनी ऑफ द अबव क्लासिफिकेशन। हमारा ऐसा कोई करंट एसेट्स जो अभी तक जितने हमने 5 पॉइंट पढ़े उनमें किसी में भी नहीं आएगा, उसका कैटेगरी किसी में भी नहीं आएगा, तो हम उसको दिखाएंगे अदर करंट एसेट्स में, इस हेड में आएगा। इसका एग्जांपल हो सकता है प्रीपेड एक्सपेंसेस, इसका एग्जांपल हो सकता है अक्रूड इनकम। ये तो बहुत फ्रीक्वेंट पूछे जाने वाले पॉइंट्स हैं, इनको हम लिखेंगे अदर करंट एसेट्स में। हमारे बैलेंस शीट के दोनों हेड हमने कंप्लीट कर लिए, लायबिलिटीज और एसेट्स। अब इसके जो क्वेश्चन किस तरीके से आते हैं अब हम वो डिस्कस करेंगे नेक्स्ट।